चलिए आज हम सब लोग एल्गोरिदम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। वैसे तो एल्गोरिदम जो है हमारा टॉपिक स्टार्टिंग का ही है चैप्टर का, लेकिन हमारी बुक का, लेकिन हमने इसको लास्ट के लिए इसीलिए रखा था ताकि बहुत सारे टर्म्स और टर्मिनोलॉजी हम लोगों को वापस से डिस्कस ना करने पड़े। इसलिए ये टॉपिक जो है हम आज से शुरू करने जा रहे हैं। एल्गोरिदम के बारे में जानने से पहले बहुत सारी और भी चीज़ें जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी का ही एक पार्ट है। तो पहले हम ये जानेंगे एल्गोरिदम को स्टार्ट करने से पहले कि जो पूरा प्रोग्रामिंग प्रोसीजर होता है वो किन किन स्टेप्स से मिलकर के बना होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोसीजर ऑफ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब ही है कि प्रॉब्लम को सॉल्व कितने स्टेप्स में किया जा सकता है। वैसे तो देखिए किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्री डिफाइंड स्टेप्स नहीं होती हैं और हर एक इंडिविजुअल के अपने अपने मतलब स्टाइल ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। कुछ लोग उसी काम को अलग तरह से करते हैं, कुछ लोग वही काम दूसरी तरीके से करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का कोई प्री डिफाइंड मैनर नहीं होता है, लेकिन फिर भी कोशिश ये की जाती है कि कम से कम स्टेप्स में उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करें। प्रॉब्लम या प्रोग्राम हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। प्रॉब्लम हमारी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे एज एन एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मान लीजिए कहा जाए कि हमें यहाँ से माने कह दिया जाए कि अगर कोई बंदा सपोज हजरतगंज में खड़ा है और उसको बोला जाए कि आप इंदिरा नगर जाइए, तो कुछ लोगों से पूछा जाएगा आप कैसे जाएंगे, तो सब अपने अपने तरीके बताएंगे। कोई बोलेगा कि भाई हमारे पास मेट्रो रूट है, हम मेट्रो में बैठेंगे हजरतगंज स्टेशन से और सीधे हम इंदिरा नगर का जो भी हमें सपोज मुंशी पुलिया स्टेशन पर उतरना है तो वहां पर जाकर के हम उतर जाएंगे और ऐसे हम आसानी से पहुंच जाएंगे किसी हैफेजर्ड उसमें प्रॉब्लम में फंसे बना। कुछ लोग कहेंगे कि नहीं साहब हम ट्रेन से क्यों जाएंगे, मेट्रो से क्यों जाएंगे, हमारे पास बाइक है या स्कूटी है, तो हम हजरतगंज से अपनी बाइक उठाएंगे और निशादगंज होते हुए एक प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए हम इंदिरा नगर पहुंच सकते हैं। कोई कह सकता है कि नहीं जी ये इतना निशादगंज वाला तो ट्रैफिक वाला रूट है, तो हम गोमती नगर बाईपास होते हुए चले जाएंगे तो हम कम समय में पहुंचेंगे क्योंकि वहां पर हमको ट्रैफिक कम लगता है। तो ऐसे सब अपने अपने तरीके बताएंगे। जो बिल्कुल ही वेले बैठे हैं जिनके पास टाइम की कोई समस्या ही नहीं है, वो हो सकता है कहते कि जी मन के ऊपर है, हम तो पहले ऐसा करेंगे कि सबसे पहले अमौसी जाएंगे, वहां पे एक राउंड लगाते हुए घूमते घामते और फिर ऐसे वैसे करते हुए कहीं ना कहीं से फाइनली हम इंदिरा नगर तक पहुंच ही जाएंगे। तो देखिए सबको एक ही प्रॉब्लम दी गई कि हाउ टू रीच इंदिरा नगर और सबने अपने अलग अलग सॉल्यूशंस दिए। तो यही तरीका किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का होता है, वो प्रॉब्लम चाहे रियल लाइफ से रिलेटेड हो और वो प्रॉब्लम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में दिए हुए प्रोग्राम से रिलेटेड हो। सबके अपने अपने सॉल्यूशंस होते हैं। देखिए हमने जब जब आपको प्रोग्रामिंग पढ़ाई और लॉजिक की बात की तो हमने हर बार ये बात कही कि किसी भी चीज को इसका सॉल्यूशन देने के लिए लॉजिक एक ही नहीं होता, डिफरेंट लॉजिक्स हो सकते हैं। लेकिन हमने आपको साथ ही साथ ये भी बताया कि हमारी कोशिश हमेशा ये रही कि हम आपको आसान से आसान लॉजिक पे काम कराएं ताकि चीजों को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वैसे ही एक प्रोग्राम या प्रॉब्लम जो आपको दी गई है उसको सॉल्व करने का एक्चुअली क्या प्रोसेस हो सकता है, क्या प्रोसीजर हो सकता है जिसे कि कम से कम स्टेप्स में और बिना किसी मुश्किल के सॉल्व किया जा सके। तो सबसे पहली जो हमारी स्टेप होती है उसमें होता है अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। यानी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट द प्रॉब्लम इज अबाउट। जैसे मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब भी कभी प्रोग्रामिंग में जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं समझ में नहीं आता क्वेश्चन पढ़ के करें क्या, तो हमने आपको शुरू में ही बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जब आप पढ़ें, चाहे पहला दिन आपका प्रोग्रामिंग का हो या आप काफी सारी प्रोग्रामिंग कर चुके हो, एक्सपीरियंस हो चुके हो, तो भी आपको सबसे पहले क्वेश्चन को पूरी तरह से पढ़ना है और ये समझना है कि इसमें हमसे कहा क्या गया है। आपको याद होगा हमने भी आपसे ये कहा था कि किसी भी क्वेश्चन को पढ़ के 3 सवाल खुद से करें। यदि उन तीनों सवालों के जवाब आप खुद को दे सकते हैं, इसका मतलब समझ लीजिए आधा टास्क हो गया। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम वाला जो स्टेप है इसमें ही वो तीनों सवाल आते हैं। कहा था कि ये समझना है सबसे पहले कि क्वेश्चन में कोई हिडन वैल्यू तो नहीं दी गई है, क्या कोई हिडन वैल्यू है क्वेश्चन में। दूसरा सवाल था हमें यूजर से क्या मांगना है और तीसरा सवाल था हमें यूजर को आउटपुट के फॉर्म में क्या देना है। तो बेसिकली अगर आपने इतनी चीज समझ ली क्वेश्चन को देखते ही, तो आपको प्रॉब्लम को समझ लीजिए आपने समझ लिया। और अगर आपने प्रॉब्लम समझ ली तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन देने में आप टाइम नहीं लगाएंगे। दूसरा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स के बारे में तो बताने की किसी को जरूरत नहीं है, आई होप कि सबको अच्छे से पता है कि वेरिएबल क्या होता है। तो जैसे ही कोई प्रोग्राम मिलता है और हम ये समझते हैं कि इस क्वेश्चन में हमें क्या करने को कहा गया है, तो सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें कितनी तरह की और कितनी वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी। और वही वैल्यूज हम स्टोर करने के लिए क्या डिक्लेयर करते हैं, सबसे पहले अपने प्रोग्राम में वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं।
तो इस स्टेप में हमें ये समझना होता है कि लिस्ट हम तैयार करते हैं। जैसे आपने देखा है कि डिक्लेरेशन होता है कि एक जैसे टाइप के वेरिएबल आप एक साथ लिख देते हैं। जैसे अगर आपको 2 INT डिक्लेयर करने तो आपने INT A, B दे दिया। फिर सपोज एक फ्लोट चाहिए तो फ्लोट C ले लिया, और फिर सपोज आपको एक स्ट्रिंग चाहिए तो कैर S ले लिया और उसका साइज डिफाइन कर दिया। तो कितने वेरिएबल्स आपको चाहिए होंगे और किस तरह के चाहिए होंगे, ये हमारा दूसरे स्टेप में हम सोचते हैं, ध्यान रखते हुए इस बात का कि कम से कम वेरिएबल लेने हैं। कम से कम मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम कम रखेंगे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम जबरदस्ती 2, 4, 5 एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल देंगे, क्योंकि आप सभी को ये बात अब अच्छे से मालूम है कि एक्स्ट्रा वेरिएबल्स जब हम डिक्लेयर करते हैं तो वो एक्स्ट्रा मेमोरी हमारी ब्लॉक कर देती है, और वो मेमोरी हम यूज भी नहीं करते हैं। तो इसलिए हम अनयूज मेमोरी को ब्लॉक नहीं करते हैं, इसलिए हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं करते हैं। तीसरी स्टेप है हमारा आउटपुट डिजाइन। आउटपुट डिजाइन का मतलब है फॉर्मेट ऑफ आउटपुट, मतलब आपका जो रिजल्ट आएगा वो किस तरह से आएगा। देखिए, आउटपुट भी हम अपने अपने तरीके से देते हैं। जैसे अगर आपको एक सवाल दे दिया गया कि यूजर से 2 नंबर एक्सेप्ट कीजिए और उनका सम रिटर्न कीजिए, तो आउटपुट विंडो की अगर हम बात करें, जो टर्मिनल विंडो होती है हमारी, तो जिसमें प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होता है, तो उसमें हम लिखते हैं एंटर वैल्यू 1, आपने नंबर एंटर कर दिया। फिर लिख के आता है एंटर वैल्यू 2, एक और नंबर एंटर कर दिया। सपोज वैल्यू 1 में आपने एंटर किया 2 और दूसरी वैल्यू में भी आपने एंटर कर दिया 2, और दूसरी वैल्यू देते ही जैसे ही आपने एंटर की प्रेस करी, नीचे लिख के आ गया 4, सिर्फ 4। तो जाहिर सी बात है, आपको अपना दिमाग यहाँ पर लगाना पड़ेगा ये सोचने के लिए कि ये 4 कैसे मिला। क्या ये 2 और 2 को प्लस करने पर मिला, या ये 2 और 2 को मल्टीप्लाई करने पर मिला। माने अगर इनपुट देने के बाद जो आउटपुट आया और उस आउटपुट को आप ही को एनालाइज करना पड़े कि ये आउटपुट किस तरह से आया, तो जाहिर सी बात है दोबारा आप उस प्रोग्राम को रन नहीं कराना चाहेंगे, क्योंकि इसमें आपके लिए डिफिकल्टी है, आपको एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं। आप चाहते हैं कि काम ऐसा हो कि आपको एफर्ट करना ही ना पड़े, एफर्टलेसली आप वर्क करें। तो अगर उसमें ऐसे लिखा होता सम इज और फिर लिख के आता 4, तो इसका मतलब आपको ये सोचना नहीं पड़ता कि ये 4 मल्टीप्लाई करने के बाद आया है या कि जोड़ने के बाद आया। आपको सम लिखा है, इसका मतलब जोड़ने के बाद आया। तो आउटपुट का फॉर्मेट ऐसा होना चाहिए कि जो भी आपका प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर रन करे, उसको चीजों को देखते ही चीजें समझ में आ जाए कि हाँ ये काम ऐसे हो रहा है, या ये काम अगर ये आउटपुट आया तो ये कैसे मिला, मतलब हमें किस तरह का आउटपुट मिल रहा है ना। जैसे आपने लिख दिया कि एंटर एरिया रेडियस ऑफ अ सर्कल। अब रेडियस डाल दिया हमने, मान लीजिए जो भी 1, 2, 3 कुछ भी लिख दिया, और एक वियर्ड सी फिगर बन के आ गई, सपोज लिख करके आ गया 12.56 या कुछ भी। तो अब हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये सर्किल का क्या आ रहा है, ये सर्किल का सर्कमफ्रेंस आया, या ये उसका एरिया आया, या इसका क्या क्या दिया किया जा रहा है। तो अगर ये लिख के आ जाए कि हाँ एरिया ऑफ सर्कल इज, तो समझ में आ जाएगा कि जी एरिया डिक्लेयर किया गया, एरिया आउटपुट के फॉर्म में रिटर्न किया गया है। तो आउटपुट का डिजाइन का मतलब ये है कि फॉर्मेट ऑफ आउटपुट ऐसा होना चाहिए जो कि यूजर के लिए बहुत ही यूजर फ्रेंडली हो। प्रोग्राम डेवलपमेंट, अब यहाँ पे आती है आपकी कोडिंग, कि आप क्या प्रोग्राम लिख रहे हो, आप क्या कोड लिख रहे हो अपना पूरा। तो ऑब्वियसली सारे कॉन्सेप्ट्स का यूज करते हुए, बेसिक्स जितने प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हैं, वो पूरा फॉर्मेट फॉलो करते हुए हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं, अपना पूरा कोड लिखते हैं। नेक्स्ट इज टेस्टिंग द प्रोग्राम। प्रोग्राम लिखना ही एक काम नहीं होता, हम हमेशा प्रोग्राम को लिखने के बाद टेस्ट भी करते हैं कि क्या हमारा प्रोग्राम सही से चल रहा है या नहीं चल रहा है, क्या उसमें कोई एरर तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि किसी शब्द की स्पेलिंग गलत हो गई हो, ऐसा तो नहीं कि कहीं पर टर्मिनेटर मिस कर दिया हो। तो इस तरीके की सिंटैक्टिकल एरर्स के लिए भी हम अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं, और सिमेंटिक एरर्स के लिए भी अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं, माने लॉजिकल एरर्स के लिए भी हम अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं। और साथ ही साथ ये भी चेक करते हैं कि जिस तरह का आउटपुट एक्सपेक्टेड है, क्या वैसा ही आउटपुट आ भी रहा है। तो आपको याद होगा जब जब हमने प्रोग्राम आपको बना करके दिखाए, तो हमेशा हमने ये कहा कि चलिए इसका लॉजिक डिस्कस कर लेते हैं और इसका ड्राई रन करके देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोग्राम को हम 2 तरह से टेस्ट करते हैं। एक, बिना प्रोग्राम को रन कराए पहले ही एक सैंपल इनपुट दे करके सैंपल आउटपुट ले लेना और ये चेक करना कि लॉजिकली क्या प्रोग्राम सही चल रहा है, इसको ड्राई रन कहते हैं। कंप्यूटर पे नहीं चला रहे, कॉपी में या व्हाइट बोर्ड पे हम उसको रन करा के देखते हैं। तो हमने आपने हमेशा देखा, मैंने सैंपल वैल्यू दी और फिर पूरा प्रोग्राम का लॉजिक आपको समझाया। तो हम ये टेस्ट कर लेते हैं कि अगर हम इनपुट ये दे रहे हैं, बहुत सी सिंपल वैल्यू दे करके इनपुट ये दे रहे हैं, तो आउटपुट ये आना चाहिए। तो पहले तो हम ये टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारे हिसाब से लॉजिक के अकॉर्डिंग काम चल रहा है, और अगर हमें लगता है सब ठीक है तो हम अपने प्रोग्राम को रन कराते हैं। और रन कराने पर भी यदि हमारी इनपुट देने पर वैसा ही आउटपुट मिल रहा है जैसा आउटपुट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो हम समझ जाएंगे कि हमारा प्रोग्राम एकदम सही है।
तो प्रोग्राम की टेस्टिंग करना इसलिए जरूरी है कि हमें ये भी देखना है कि हम ही पहले चला के देख लें कोई कमी है हमारे प्रोग्राम में, कोई फ्लॉ है, तो हम ही अपने प्रोग्राम को फ्लॉलेस करें। हमारे प्रोग्राम में कोई कमी रह जाए और वो दूसरा निकाले तो ऑब्वियसली इसके लिए हमारे लिए एक चैलेंजिंग टास्क होगा और इससे हमारी इमेज खराब होगी। फिर लास्ट हमारी जो स्टेप है दैट इज वैलिडेटिंग द प्रोग्राम। ये फाइनल स्टेप होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की। वैलिडेशन मीन्स कि आप क्रॉस चेक कर रहे हैं। जैसे कई बार, मतलब इनफैक्ट हर बार हमने देखा है कि हम प्रोग्राम जब भी बनाते हैं तो इनपुट लेते हैं और इनपुट हमें यूजर देता है। यूजर माने कि कोई थर्ड पर्सन है जिसका ना तो प्रोग्राम बनाने से कोई लेना देना है और ना ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कोई लेना देना है। वो तो बाहर से आया है, उसने इनपुट मांगा गया तो उसने इनपुट दे दिया। तो बहुत सारे यूजर्स ऐसे ही होते हैं कि जिस तरह का इनपुट मांगा जाता है वो वैसा ही इनपुट देते भी हैं, लेकिन कई बार यूजर इंटेंशनली या तो फिर अनइंटेंशनली गलत इनपुट भी दे देते हैं। तो अगर वो कोई गलत इनपुट आपको दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर आप उसे चेक नहीं करेंगे और बिना चेक किए काम करना शुरू कर देंगे तो आपको आउटपुट भी गलत ही मिलेगा। तो अगर ऐसा होगा तो आपकी गलती के बिना भी आपको आउटपुट गलत मिलेगा, जिसका मतलब कि आपकी इमेज खराब होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर कोई इस तरह की वैल्यू हम लेना चाहते हैं जिसपे कोई रेस्ट्रिक्शन है कि मतलब ऐसी ही वैल्यू चाहिए और देने को यूजर कुछ भी दे सकता है। जैसे कि मान लीजिए मांग लिया नंबर, उसने दे दिया नाम, कहा गया अपनी एज एंटर करो, उसने अपना नाम एंटर कर दिया। तो अगर इनपुट लेते समय हम ये चाहते हैं कि जो इनपुट दिया है उसने उसे चेक कर लें कि हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग ही इनपुट हमें मिला है, तो अगर हम ये चेक कर लेंगे तो कम से कम इनपुट सही होगा तो आउटपुट भी हमारा सही हो जाएगा। तो ये जो स्टेप है जिसमें हम क्रॉस चेकिंग करते हैं इसको हम बोलते हैं वैलिडेशन ऑफ प्रोग्राम। तो इनपुट को हम वैलिडेट करते हैं कि सारे इनपुट सही मिले हैं या नहीं। जैसे हम 2 नंबर मांग के अगर ये चेक करना चाहते हैं कि दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, तो जाहिर सी बात है वो 2 नंबर अलग अलग होने चाहिए। अगर आपने किसी से कहा 2 नंबर एंटर करिए, मान लीजिए कह भी दिया कि 2 डिफरेंट नंबर एंटर कीजिए, तब भी हो सकता है देने वाला खुराफात में दोनों सिमिलर नंबर एंटर कर दे। और आपको अगर 2 सिमिलर नंबर मिले तो जाहिर सी बात है कि आप फिर कभी ये देख ही नहीं पाएंगे दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, क्योंकि वो तो दोनों बराबर है। तो आप पहले ही चेक कर लें कि अगर दोनों नंबर बराबर हैं तो वहीं रुक जाइए, टेस्टिंग ही मत करिए, आगे बता दीजिए कि साहब आपने 2 नंबर सेम एंटर किए हैं, पहले 2 अलग नंबर एंटर कीजिए तब हम टेस्ट करेंगे। और फिर जब वो 2 डिफरेंट नंबर्स एंटर करें तब आप बताएं दोनों में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो ये सारी जो हमारे स्टेप्स, ये चीजें होती हैं, ये सब इस वैलिडेशन प्रोग्राम में के स्टेप्स में आती हैं। तो बेसिकली ये हमारा पूरे के पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रोसीजर होता है। एक प्रोग्राम जब आपको मिल जाता है तो उसे सॉल्व करते हैं। अब बात करते हैं एल्गोरिदम की, क्योंकि एल्गोरिदम एक्चुअली पूरी प्रॉब्लम सॉल्विंग का जो है सबसे इनिशियल लेवल पे किया हुआ काम है, सबसे बिल्कुल बेसिक स्टार्टिंग स्क्रैच लेवल पर किया हुआ काम है। पहले देखते हैं कि एक एल्गोरिदम क्या होता है। एल्गोरिदम इज अ प्रोसीजर और स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप्स में लिखा गया प्रोसीजर या दी गई इंस्ट्रक्शंस एल्गोरिदम कहलाती हैं। दे फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम को लिखने की जब बिल्कुल फाउंडेशनल स्टेप होती है, बिल्कुल फाउंडेशन स्टेप मतलब बिल्कुल इनिशियल पहली स्टेप जो है वो एल्गोरिदम कहलाती है। जैसे किसी भी बात को जब हम किसी से कहते हैं तो एक होता है कि हम वर्बल इंस्ट्रक्शन दे देते हैं, तो ये वर्बल इंस्ट्रक्शन की तरह ही होता है एल्गोरिदम भी, और एक एक स्टेप उसके लिए डिफाइन की जाती है। कोई भी प्रोग्राम जब हम लिखते हैं तो बेसिकली 3 चीजें तो हमें पता होनी चाहिए, मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि क्या इनपुट लेना है, क्या काम करना है और क्या आउटपुट देना है। ये चीजें हमें पता होती हैं। अब कोई भी टास्क यदि परफॉर्म करना है तो इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ फ्रेंड इज डिफरेंट फ्रॉम द इंस्ट्रक्शंस गिवन टू अ कंप्यूटर। यदि अब कोई प्रॉब्लम हम सॉल्व भी कर रहे हैं, कोई प्रोग्राम ही अगर मान लीजिए हमें बनाना है और अगर आप 2 फ्रेंड्स मिलकर के बैठ के डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे ही डिस्कस कर रहे हैं, कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे हैं कि ये मैम ने, मान लीजिए आपने कहा कि ये मैम ने क्वेश्चन दिया था, इसको कैसे निकालेंगे, कैसे इसका प्रोग्राम बनाया जाए, तो आपस में यदि आप डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसा करेंगे, पहले 2 वेरिएबल ले लेंगे, फिर ये कर लेंगे, फिर वो कर लेंगे, ऐसे अगर आप डिस्कस कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आपकी डिस्कशन के जो स्टेप्स होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। जबकि आपको पता है कि जब आप वही जो आप डिस्कशन के स्टेप्स बोल रहे थे अपने मुंह जबानी, जब उसे प्रोग्राम के रूप में लिखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो किसी व्यक्ति को दी गई इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर को दी गई इंस्ट्रक्शन किस तरह से डिफरेंट होती हैं, ये हम अगले एग्जाम्पल में देखेंगे। अब ये आगे हम ये एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि एल्गोरिथमिक लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं।
एल्गोरिदम जो भी हमारी प्रोसीजर होता है, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, लेकिन सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस का मतलब है बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग ना होना, नीट एंड क्लीन, एकदम इजीली समझ में आने वाला। तो एल्गोरिदम शुड बी क्लियर एंड अनएम्बिगुअस, ईच ऑफ इट्स स्टेप्स एंड देयर इनपुट और आउटपुट शुड बी क्लियर एंड मस्ट लीड टू ओनली वन मीनिंग। आप जो भी स्टेप्स लिखे इस बात का ध्यान रखते हुए कि उसका एक ही अर्थ हो, माने ऐसा ना हो जैसे आंसर इज लिखना, आंसर इज 15 और सम इज 15। देखिए दो अलग अलग स्टेटमेंट हैं, आंसर 15 ही आ रहा है, लेकिन आंसर में अब ये नहीं पता कि आंसर कैसे आया, जोड़ के आया, घटा के आया, एवरेज निकाल के आया, डिवाइड करके आया। लेकिन अगर लिख दिया सम इज 15 तो पता है जोड़ के आया। तो ऐसे कोई भी स्टेप जब आप लिखें तो एल्गोरिदम में स्टेप्स जो होती हैं वो लिखी जाती हैं। एल्गोरिदम का प्रोग्राम कोड से कोई लेना देना नहीं होता। तो कॉपी में हम जो अपने प्रोग्राम को सॉल्व करने वाले हैं वो कैसे सॉल्व करेंगे, इसी को जब हम स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं तो वो हमारा एल्गोरिदम कहलाता है, जो कि सबसे पहले करते हैं हम। ऐसा नहीं होता कि कोई प्रोग्राम मिला और सीधे कंप्यूटर पे शुरू हो गए। अब वो तो क्योंकि हम इतने बड़े लेवल पर प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे होते हैं, इसलिए हम आपको इतना ज्यादा काम नहीं कराते। नहीं तो जितने प्रोग्राम आपने बनाए हैं एक्चुअली अभी तक, आपको हर प्रोग्राम की एल्गोरिदम लिखनी चाहिए। पहले एल्गोरिदम ही लिखी जाएगी, प्रोग्राम तो बात की बात होती है। प्रोग्राम लिखना कंप्यूटर पे तो जैसे हमने कहा प्रोग्राम डेवलपमेंट में आता है, वो तो बहुत बात की बात है। शुरू में तो आपको पहले वो प्रोग्राम जब समझ लिया आपने, प्रॉब्लम समझ ली, तो सबसे पहले आपको उसका स्टेप बाय स्टेप उसे आपको मेंशन करना होगा कि कितनी स्टेप में ये काम हम करेंगे और हर स्टेप में क्या किया जाएगा, है ना। तो वो जो स्टेप्स होती हैं वो बहुत ही इजी होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए और आसानी से समझ में आने वाली होनी चाहिए। An algorithm should have 0 or more well defined inputs। वैसे तो कोशिश करते हैं कि एक ही हो, और नहीं तो इनपुट जो भी ले रहे हैं बहुत ही वेल डिफाइंड हो। जैसे एक इनपुट स्टेटमेंट ये भी हो सकता है, जैसे हम प्रोग्राम लिखते हैं, मान लीजिए लिख दिया एंटर अ नंबर, तो एंटर अ नंबर में यदि आपसे भी पूछ ले कि एक नंबर एंटर करें, तो आप भी कुछ भी नंबर बता सकते हैं, कोई भी वियर्ड सा नंबर बता सकते हैं। अभी हम ही से पूछना किसी ने कि एक नंबर बताइए, तो हमने कह दिया 1234। तब सामने वाला बोलेगा नहीं नहीं, अरे ऐसा मतलब कोई एज का नंबर बताइए, ऐसा थोड़ी बताना है, तो एज बताइए। तो हम एज कुछ भी बता सकते हैं, 10 बता सकते हैं, 20 बता सकते हैं, 80 बता सकते हैं, 60 बता सकते हैं। तो उस केस में क्या है कि नंबर एंटर अगर कराया किसी ने, तो अब हमें क्या पता चलेगा कि वो एज मांगी जा रही है, कि बेसिक सैलरी मांगी जा रही है, या तो फिर कुछ और मांगा जा रहा है। तो इनपुट जो है बहुत ही वेल डिफाइंड होना चाहिए, पता चले आपको कि हाँ किस प्रकार की वैल्यू एक्सेप्ट की जा रही है, और आउटपुट भी उसी हिसाब से सिंगल, कोशिश करें एक ही आउटपुट हो, और अगर एक से ज्यादा आउटपुट है भी तो इस तरह से डिफाइंड हो कि आपको उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ना पड़े, और आपका आउटपुट डिजायर्ड हो, माने जैसी वैल्यू एक्सपेक्ट की जा रही है रिजल्ट के रूप में वही आउटपुट आप दें। एल्गोरिथम्स मस्ट टर्मिनेट आफ्टर अ फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स, है ना। फाइनाइटनेस भी एल्गोरिथम का एक बहुत बड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है। वैसे इसमें एल्गोरिथम के स्टेप्स की कोई लिमिट नहीं होती कि एक एल्गोरिथम में इतनी ही स्टेप्स होनी चाहिए, 5 ही हो या 6 ही हो, आप अपने मन मर्जी से स्टेप्स को लिख सकते हैं। लेकिन फिर भी कोशिश करना चाहिए कम से कम स्टेप्स में लिखें, क्योंकि जितनी ज्यादा स्टेप्स आप लिखेंगे आपके लिए कंफ्यूजन उतना बड़ा हो जाएगा। तो कोशिश करके जितनी कम से कम स्टेप्स हो सकती हैं और जितनी आसानी से बात समझाई जा सके, उतनी ही कम स्टेप्स में हमको अपने एल्गोरिथम को फिनिश करना होता है। फिजिबिलिटी का मतलब ये है कि आप जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, मतलब कुछ इस तरह से अपना एल्गोरिथम लिखेंगे कि जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, यानी जो इनपुट आपने लिया है या जो पहले से भी कोई प्री डिफाइंड वैल्यू आपने ली है, उसके बेसिस पर ही आपका काम हो। आप कोई ऐसी वैल्यूज में ना डाल दें जिसका कि आपने इनपुट एक्सेप्ट नहीं किया, या कोई ऐसा वेरिएबल ना यूज करें जो कि आपके प्रोग्राम से मैच ना कर रहा हो। इंडिपेंडेंट, एन एल्गोरिथम शुड हैव स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शंस, है ना। एक एक स्टेप में बिल्कुल सही तरीके से इंस्ट्रक्शन लिखी होनी चाहिए, और उनका प्रोग्रामिंग कोड से कोई भी डिपेंडेंसी ना बने। प्रोग्रामिंग कोड एक सेपरेट थिंग है और एल्गोरिथम एक सेपरेट स्टेटमेंट का कलेक्शन है। तो ऐसा नहीं है कि हम उस एल्गोरिथम को प्रोग्राम में यूज करते हैं, कहीं उसका कोई यूज नहीं होता है। तो ये बेसिक चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी होंगी कि क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और किस तरह से अब एक एल्गोरिथम लिखी जाती है, ये हम यहाँ पे देखेंगे। There are no well-defined standards for writing algorithm। मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि कोई पहले से स्टैंडर्ड्स नहीं बने हुए हैं कि नहीं जी साहब एल्गोरिथम तो ऐसे ही लिखी जाएगी। Rather it is problem and resource dependent। एक एल्गोरिथम
कैसे लिखी जाएगी, इसका बेसिक जो डिसीजन लिया जाता है वो इस बात के आधार पर लिया जाता है कि प्रॉब्लम क्या दी गई है और हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है। एल्गोरिदम्स आर नेवर रिटन टू सपोर्ट अ पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग कोड, है ना। एल्गोरिदम का प्रोग्रामिंग कोड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता कि आप एल्गोरिदम देखते देखते प्रोग्राम लिख लें, क्या चलो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर तो है, इसी को देख करके हम प्रोग्राम लिख लेंगे, ऐसा नहीं है। वो एक अलग मतलब इनिशियल लेवल पे किया गया प्रोसीजर, लिखा गया प्रोसीजर होता है केवल। As we know that all programming languages share basic code constructs like loops or flow control, these common constructs can be used to write an algorithm. किसी भी एल्गोरिदम को लिखने के लिए हम उन बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट्स का यूज कर सकते हैं, जैसे हमने की कंडीशन यूज की थी इफ एल्स, या तो फिर हमने लूप यूज किए हैं फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तो इन सब का इस्तेमाल हम एल्गोरिदम में भी कर सकते हैं, लिखा जा सकता है इनके बारे में। We write algorithms in a step-by-step manner, but it is not always the case. Algorithm writing is a process and is executed after the problem domain is well defined. है ना, प्रॉब्लम जो है उसको पूरी तरह से समझने के बाद ही आप अपने एल्गोरिदम को स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में लिखते हैं। लेकिन किस तरह से लिखा जाएगा ऐसा कोई एक फिक्स नहीं है, अपने हिसाब से हम काम करते हैं। दैट इज वी शुड नो द प्रॉब्लम डोमेन, जो प्रॉब्लम हमें दी गई है उसको अच्छी तरह से समझने के बाद ही सॉल्यूशन हमें उसका किस तरह से मिलेगा, इस पे ही हमारी एल्गोरिदम डिपेंड करती है। अब हम आपको एक एग्जांपल में दिखा देते हैं सैंपल एल्गोरिदम। डिजाइन एन एल्गोरिदम टू ऐड 2 नंबर्स एंड डिस्प्ले द रिजल्ट। अब अगर 2 नंबर को जोड़ना है और रिजल्ट डिस्प्ले करना है, यानी सम डिस्प्ले करना है, तो उसको कैसे डिस्प्ले किया जाएगा। अब देखिए दोनों तरीके से बताया गया है यहाँ पर कि अगर यही चीज हम आपस में डिस्कस कर रहे हो तो कैसे डिस्कस करेंगे, और यही चीज जब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। अगर हम आपस में डिस्कस कर रहे हैं तो सबसे पहले हम कह देंगे कि ठीक है, सबसे पहले तो प्रोग्राम शुरू करेंगे, उसके बाद में हम 2 नंबर जोड़ने हैं तो 3 इंटीजर हमें डिक्लेयर करने पड़ेंगे, तो दूसरी स्टेप में ऐसा करते हैं, उसके बाद 3 इंटीजर डिक्लेयर कर देते हैं। फिर क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू डिफाइन कर देंगे या एक्सेप्ट कर लेंगे, है ना। हमें पता है तो डिफाइन कर देंगे, मांगनी है तो एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर ए और बी की वैल्यू को जोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जो स्टेप 4 में आउटपुट मिला है, यानी ए और बी की वैल्यू जोड़ने के बाद जो आउटपुट मिला है उसको किस में डाल देंगे, सी में डाल देंगे। तो यही हमने यहाँ लिख दिया, स्टोर आउटपुट ऑफ स्टेप 4 टू सी। और उसके बाद में क्या करेंगे, प्रिंट सी, सी को प्रिंट करा देंगे और इस तरह से पूरा प्रोग्राम बन जाएगा। तो अगर आपस में हम डिस्कशन कर रहे हैं, या मान लीजिए हम सुपरवाइजर हैं और हम आप ही को बता रहे हैं, मान लीजिए अपने बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को हम ये समझा रहे हैं यही प्रोग्राम, तो देखिए मुंह जबानी ये प्रोग्राम ऐसे समझाया जा सकता है कि सबसे पहले स्टार्ट करना, 3 वेरिएबल डिक्लेयर करना इंटीजर टाइप के, 2 में वैल्यू मांग लेना ए में और बी में, ए और बी की वैल्यू जोड़ना और जोड़ी हुई वैल्यू को सी में स्टोर कर देना और सी को प्रिंट कर देना, काम खत्म हो गया। ऐसे ही तो बोल देते हैं हम। लेकिन अगर यही चीज हम एल्गोरिदम के फॉर्म में लिखें तो एग्जैक्टली ये एल्गोरिदम कैसे लिखी जाएगी। जैसे अभी बोला था कि किसी भी पर्सन को दिए हुए इंस्ट्रक्शन और कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शन फर्क होते हैं, तो वही चीज कि आपस में डिस्कस कर रहे थे तो वो तो ये हो गया। लेकिन अब एक एल्गोरिदम अगर इसी चीज की लिखें तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, स्टार्ट एड, जरूरी नहीं एड लिखें, स्टार्ट भी लिख सकते हैं और आप बिगिन भी लिख सकते हैं। मतलब आपकी इस एल्गोरिदम की फर्स्ट स्टेप हमेशा या तो स्टार्ट होगी या बिगिन होगी। अब हमने लिखा गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। यहाँ पे देखिए वो स्टेटमेंट मिस हो गई, कर दी गई है कि वो 3 वेरिएबल डिक्लेयर करें, है ना। हमने कहा ए और बी के लिए वैल्यूज मांग लें, यानी अंडरस्टूड है कि ए और बी नाम के 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए जाएंगे। गेट भी लिख सकते हैं, एक्सेप्ट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपको मांगनी है। उसके बाद क्या कर दिया, ए और बी को जोड़ा और ए और बी का जुड़ा हुआ वैल्यू किस में स्टोर कर दिया, सी में। देखिए वहां लिखा था वही चीज यहाँ पर ऐसे दिखा दी, तो इसका मतलब भी वही है। और फिर क्या करा, डिस्प्ले सी, प्रिंट सी भी लिख सकते हैं, डिस्प्ले सी भी लिख सकते हैं। तो डिस्प्ले सी मतलब सी को प्रिंट करें और उसके बाद में अपना ये जो एल्गोरिदम है खत्म कर दें। तो देखिए इस तरह से आप अपना एल्गोरिदम लिखेंगे। यहाँ पे बाकायदा से लिखा हुआ है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। जरूरी नहीं है आप 1 2 3 4 5 लिख करके भी काम कर सकते हैं। तो एक एल्गोरिदम लिखा, देखिए कितने केवल 5 छोटे छोटे स्टेप थे और उसमें पूरा प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर दिया। इसी चीज के लिए एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर है स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ 2 वेरिएबल, 2 वेरिएबल की वैल्यूज को स्वैप करना यानी इंटरचेंज करना। आप सबको ये चीज अच्छे से पता है। आपको ये भी पता है कि स्वैपिंग हम 2 तरह से कर सकते हैं। हम स्वैपिंग के लिए कोई तीसरा वेरिएबल भी ले सकते हैं और बिना तीसरी वेरिएबल की मदद से भी स्वैपिंग की जा सकती है। फिलहाल यहाँ पर हमने तीसरे वेरिएबल की मदद से काम शुरू किया है। स्टार्ट करेंगे, गेट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू हम मांगेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। उसके बाद में
असाइन द वैल्यू ऑफ a टू t, यानी t में a की वैल्यू डाल दें, ठीक है। असाइन द वैल्यू ऑफ b टू a, b की वैल्यू a में डाल दें। a की वैल्यू t में चली गई तो a खाली हो गया, b की वैल्यू अब a में डाल दें। उसके बाद क्या करें, असाइन द वैल्यू ऑफ t टू b, जब b की वैल्यू a में चली गई तो b खाली हो गया, और अब t से b की वैल्यू, t से b में वैल्यू डाल दें। तो a में जो वैल्यू थी वो t में गई थी, तो इसकी वजह से b में a की वैल्यू आ गई, और उसके बाद में डिस्प्ले कर दें a और b की वैल्यू को, या प्रिंट a एंड b, और उसके बाद स्टॉप। इस तरीके से देखिए दो वेरिएबल्स को कितना इजीली हमने स्वैप किया और उनकी वैल्यूज इंटरचेंज हो गई और उनको प्रिंट करा दिया। ये भाषा आपकी अपनी खुद भी हो सकती है, लेकिन बस ये ध्यान रखें कि भाषा बहुत ही सिंपल हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज ना यूज करें, और स्टेप्स बहुत सिंपल हो। जैसे अब ये पता चला कि एक स्टेप 3 लिखी, इसी में 2 पैराग्राफ लिख डाले, तो वो कोई एल्गोरिदम नहीं मानी जाएगी। छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे सेंटेंसेस और बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज का यूज करके अपना काम करना है, कुछ इस तरह से कि काम भी हो जाए, उसमें कोई कमी भी ना रहे, और एक्स्ट्रा चीजों को हम बिल्कुल भी यूज ना करें। ये हमारा एक अच्छे एल्गोरिदम का एग्जाम्पल है। इस तरीके के एल्गोरिदम हम लिखना सीखेंगे, आगे के सेशंस में भी हम देखेंगे कि एक एल्गोरिदम कैसे लिखी जाती है। फिलहाल आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद की चीजें हम अपने अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये इसमें कहीं कोई डाउट हो, जब आप इसे देखेंगे वीडियो को, तो कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बताइएगा, तो हम उसका सॉल्यूशन आपको आगे की क्लास में दे देंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।